तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई मूवी लैला मजनू को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम लैला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कश्मीर में रहती है और बहुत खूबसूरत है। लैला को हमेशा एक ही टाइप का सपना आता है कि वो छोटी है और खेल रही है। तभी उसे कोई बच्चा भालू का मुखौटा पहने दिखाई पड़ता है जिसे देख वो डर जाती है। वो बहुत खूबसूरत थी तो कॉलेज और मोहल्ले के लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते थे और लैला को ये सब अच्छा भी लगता था। उसे पसंद था कि लड़के उसके पीछे घूमे, उसे लाइन दें और इसके लिए वो उन्हें थोड़ा बहुत भाव दे देती थी, उनसे बहुत सारा भाव पाने के लिए। लैला की दोस्त ने पहली बार किस किया था तो लैला उससे उसका एक्सपीरियंस पूछती है और फिर वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है कि जब वो पहली बार किसी करेगी तो कैसा एहसास होगा, वो कैसा लगेगा करके सोचने लगती है कि उसे उसका जीवन साथी कब मिलेगा, कब आएगा उसकी जिंदगी में कोई जो उसे प्यार का एहसास कराए। शहर में एक पानी का झरना था जिसे सब चश्मा कह के पुकारते थे और कहते थे कि उसमें देख के जो मांगो वो मिल जाता है। उसकी दोस्त ने जो मांगा उसे वो मिल गया तो लैला सोचती है कि वो भी मांगने जाएगी, पर रात हो चुकी थी। वो अपनी बहन को आधी रात जगा कर कहती कि मेरी इयररिंग्स कहीं गिर गई हैं, चलो देख के आते हैं कहाँ गिरी। झूठ बोलकर वो अपने बहन को अपने साथ लेके निकल पड़ती है चश्मे के पास, लेकिन रास्ते में उन्हें गाड़ी आने की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो डर के मारे छुप जाते हैं। गाड़ी वहीं आके रुकती है और उनका डर और बढ़ जाता है जब वो देखते हैं कि गाड़ी से लड़के उतरे हैं। जहाँ वो छुपी हुई थी वहीं एक लड़का आकर सुसु करने लगता है तो अम्मू भाग खड़ी होती है और लड़का डर के मारे फिसल के लैला की बाहों में आ जाता है और एक पल के लिए लैला और उस लड़के की नजरें मिलती हैं और फिर लैला भी वहां से भाग निकलती है। लड़के को टॉर्च पड़ी मिलती है जो कि लैला की थी तो वो उठा लेता है। लैला के पिता मसूद अहमद शहर के बहुत नामी बहुत अमीर इंसान थे। उनकी बड़े बड़ों से पहचान थी तो नेता लोग आते रहते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, पर उन्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी एक जमीन थी जो कि गुलाम सरवर नाम के आदमी ने हड़प ली थी, जिसे छुड़ाने के लिए उनके जानने वाला करीबी जावेद आंदोलन करते रहता था। जावेद ऐसा दिखाता था जैसे वो मसूद अहमद की काफी इज्जत करता है, उनका ख्याल रखता है, उनका सबसे चहेता है। नेताजी जावेद से कहते हैं कि मसूद की बेटी अब बड़ी हो गई है, मसूद तो कुछ करता नहीं है, अब उसका जो दामाद बनेगा उसे ही टिकट दे देंगे हम अपनी पार्टी का। अब देखते हैं कौन बनता है इस घर का दामाद। आपको बता दूं कि जावेद लैला को पसंद करता है और उसकी इच्छा है उससे निकाह करने की, साथ में उसे अपने हाथ में पावर भी चाहिए। तो अगर उसका इस घर से रिश्ता जुड़ता है तो उसे दोनों मिल जाना था, लैला भी और पावर भी। हमें देखने मिलता है कि वो लड़का जो लैला से रात में टकराया था वो लैला के घर के बाहर आके छुप छुप के उसे देख रहा है। उसे प्यार हो गया था लैला से। उसका भाई जैद समझाता है कि ये दुश्मन की बेटी है, अगर आपके पिता को पता चला तो सीधा गर्दन ही कटेगी, तो सोच लो थोड़ा। लड़का कहता कि मतलब बगावत, खून की नदियां, फिर तो हंगामा होगा जैद मियां, क्योंकि ये तीर तो दिल के पार है। जैद कहता कि एक नंबर की छिचोरी टाइप की लड़की है, हमेशा लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाती रहती है। लड़का कहता होने दो छिचोरी, साथ में मिलकर छिचोरापन करेंगे। लड़का इतना पीछा करता रहता था तो लैला की नजर उसकी गाड़ी पर पड़ ही जाती है तो उसकी दोस्त कहती कि ये तो कैस भट्ट की गाड़ी है, ये गुलाम सरवर का बेटा है, मशहूर पागल है शहर का, बड़ी खतरनाक रेपुटेशन है इसकी। लैला की बहन अम्बू अपने जानने वालों से पूछ के बताते कि वो लड़का एक नंबर का शराबी बिगड़ैल लड़का है। बाकियों से पता चलता है कि सूखे नशे करता है, लड़कियां घुमाता है और एक लड़की को तो प्रेग्नेंट कर दिया था तो उसने दुबई में जाके खुद की जान ले ली। एक से एक कहानियां सुनने मिल रही थी लैला को कैस के बारे में, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल ही था और ऐसा लग रहा था कि बस सब कहानियां बना रहे हैं या फिर सब कुछ सच भी हो सकता था। लैला को लग रहा था कि वो भाव नहीं देगी तो खुद ही छोड़ देगा। अगर खूब लड़कियां घुमाई हैं तो एक लड़की के पीछे थोड़ी पड़ा रहेगा। कैस उसके पीछे नहीं रहता था, बल्कि लैला जहां भी जाती गाड़ी से कैस की गाड़ी उसके आगे रहती थी और ये सिलसिला रोज का हो गया था। तो अब लैला को टेंशन हो जाती है कि ये तो पीछे ही पड़ गया मेरे। लैला कहीं खाने जाती तो उसका बिल पहले ही पे हो जाता। उसका जन्मदिन होता है तो कॉलेज में सभी को पार्टी पहले ही मिल जाती और गिफ्ट के तौर पर उसे नया फोन मिलता है जो कि वो लेती नहीं। वो कहीं भी कुछ भी लेने जाती तो कोई उससे पैसे ही नहीं लेता था, सब उसके लिए फ्री हो गया था। लैला को उसकी इस हरकत पे गुस्सा आ जाता है तो वो उसके पास जाती है
और कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। कैस उसे उसकी टॉर्च देते हुए कहता कि ये वापस लौटाना चाह रहा था, मैं तो नंबर नहीं था इसलिए आपको फॉलो करना पड़ा। लैला कहती है कि ज्यादा स्मार्ट मत बन, समझा। तो कैस कहता कि बहुत मेहनत करता हूँ स्मार्ट बनने के लिए, शक्ल अच्छी नहीं है ना, जिम जाता हूँ, फिट रहता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो कहो, मैं छोड़ दूंगा सब। लैला कहती है आज के बाद मेरा पीछा मत करना, और टॉर्च लिए बिना ही चली जाती है। लैला ने भले उसके सामने खुर्राट लड़की बनने की हिम्मत दिखाई, पर अंदर ही अंदर उसे अच्छा लग रहा था उससे मिलकर। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो उससे पहले भी मिल चुकी हो। कैस कबूतर में एक चिट्ठी बांध लैला को भेजता है जिसमें लिखा था जब नहीं आता अब तू ही ढूंढ मुझे। लैला अंबू के साथ एक शादी में गई होती है जहां कैस भी आया हुआ था, तो उनकी फिर से मुलाकात हो जाती है। लैला बड़ी ही चालू किस्म की लड़की थी, देखते भी थे कि कहाँ है, और उसके देखने पे ऐसे मुंह बनाती थी जैसे उसे अच्छा न लग रहा हो उसके देखने पे। ऐसे करते करते आखिरकार उनकी नजरें मिल ही जाती हैं, और अब लैला भी पूरी तरह से उसे लाइन देने लग जाती है। कैस लैला से नंबर मांगता है तो लैला उसे नंबर भी दे देती है, और फिर उनकी मैसेज कॉल में भी बातें होना शुरू हो जाती हैं। कैस कहता है कि चलो अब हमें शादी की बात कर लेनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर तो करनी ही है। तो लैला कहती है कि तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तुम दारू पीते हो। तो कैस कहता पीता था पर अब छोड़ दी। ड्रग्स करते हो? हाँ करता था पर अब पेन किलर्स पर गुजारा चल रहा है। मतलब सब कही सुनाई बातें थी जो लोगों ने फैलाई थी कैस के बारे में उसे जाने बिना। कैस मिलने की इच्छा जताता है तो लैला मिलने को तैयार हो जाती है। तो अंबू कहते हैं कि जब कुछ होना ही नहीं है आगे चल के तो क्यों कर रही है ये सब। लैला कहते हैं कि हमें कॉलेज जाना अच्छा लगता है, तो जरूरी थोड़ी कि जिंदगी भर कॉलेज जाते रहें। अब कल को किसी और से मेरी शादी करा दी जाएगी और मैं कर भी लूंगी, पर ये जो आज है ना बस इतना ही है मेरे पास, तो करने दो मुझे जो करना है। कुल मिला के लैला टाइम पास कर रही थी, मजे ले रही थी शादी के पहले की जिंदगी के। अब लैला छुप छुपा के कैस से मिलने जाती है तो उसे उसकी गाड़ी में एक इयररिंग टंगी मिलती है। तो वो कहते कि ऐसा कुछ मेरे पास भी था बचपन में। कैस कहता कहीं है तुम्हारा ही तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसे चुराया था किसी से। इतने में लैला कहती कि सारी बातें अभी कर लेंगे क्या। तो कैस कहता हाँ हड़बड़ी किस बात की है, शादी के बाद तो टाइम ही टाइम है। तो ये सुनकर लैला शर्मा जाती है। लैला को जो ख्याल आते थे कि उसको प्यार करने वाला कैसा होगा, उन ख्यालों में अब उसे कैस दिखने लगा था। कैस उसे पहाड़ों के बीच ले जाता है तो लैला उससे पूछते कि तुम अक्सर यहाँ आते रहते हो। तो कैस कहता कि वो पहाड़ मुझे बहुत मोहित करता है, बस यहाँ आता हूँ और सोचता रहता हूँ कि क्या होगा उस पार। एक दिन कोशिश की थी चढ़ने की पर गाड़ी पलटने लगी थी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा एक दिन और देख लूंगा क्या है उस पार। लैला को अब उसकी बातें सुनना अच्छा लगने लगा था, बस उसे ही ताकते रहने का मन करता था, और अब उसका टाइम पास प्यार में तब्दील होने लगा था। लोगों के बीच अब बातें होने लगी थी इन दोनों के साथ में घूमने की। एक दिन वो लोग घूम रहे होते हैं, तभी कैस देखता है कि गाड़ी उनका पीछा कर रही है, और वो गाड़ी लैला के पिता की थी। कैस चकमा देते हुए लैला को उतार देता है और अपनी बहन को बैठा लेता है, और फिर गाड़ी रोकता है तो उसमें से जावेद निकलता है। जावेद को लगा कि लैला है पर वो थी नहीं। तो कैस उसे खूब भड़काता है कि मेरी बहन को छेड़ रहा था बदतमीज। जावेद घर जाके अब्बू को सब कुछ बता देता है। तो अब्बू अपनी कसम खिलाते हुए कहते हैं कि बताओ जो सुनने मिल रहा है वो सच नहीं झूठ है। तो लैला अपने अब्बू की झूठी कसम खा लेती है। अब्बू कहते हैं कि मुझे तसल्ली है कि तेरा उसके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि उन चोरों के साथ ऐसा कुछ होने की गुंजाइश भी नहीं है। लैला सोचती है कि वो ये रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन ऐसे नहीं मिल के तोड़ेगी। तो वो चुपके से उससे मिलने जाती है। तो कैस कहता कि तुझे याद है मैंने तुझे एक चिट लिख कर भेजी थी कि जब मैं नहीं आता अब तू ही ढूंढ ले मुझे। उस दिन मैं सच में निकल गया था तुझे अपनी किस्मत अपने खुदा के हवाले करके, और देख अगले दिन तो मुझे शादी में फिर मिल गई। तुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? हमारी कहानी लिखी हुई है। ये दुनिया क्या, ये दुनिया के लोग क्या, हम खुद उसे नहीं बदल सकते। अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अब्बू के पैरों में गिर जाऊंगा, मना लूंगा उन्हें। लैला कहती अगर फिर भी ना माने तो क्या, तो निकल पड़ेंगे अपने पहाड़ के पीछे वाली दुनिया में। उनके बीच बातचीत चल ही रही होती है कि तभी लैला के अब्बू आ जाते हैं मुस्टंडे लेकर। कैस समझाने लगता है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी बीच में जावेद नेता बनने लगता है, और लैला बिना एक शब्द मुंह से निकाले चुपचाप अपने अब्बू के साथ चली जाती है। जावेद को तो मौका मिल गया था, तो वो उल्टी सीधी बातें करके अब्बू जान को भड़काने में लगा होता है। उधर कैस के पिता उस पर चिल्लाने में लगे थे कि काम धंधा कुछ करता नहीं, बाप
के पैसों पे पलता है। और कोई लड़की नहीं मिली तुझे प्यार करने को, वही मिली क्या? कैस कहता कि आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, नेक इंसान बन जाऊंगा, लेकिन आप बस उसके घर जाके मेरी शादी की बात कर लो। अब्बू जान लैला के पिता के सामने झुकने को राजी तो नहीं थे, पर अपने बेटे के खातिर वो चले जाते हैं लैला के घर शादी की बात करने। मसूद साहब गुलाम सरवर को घर के अंदर एंट्री नहीं देते, तो अब्बू बाहर ही खड़े होके अपनी बात कहते हैं। तो मसूद साहब कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का बाप हूँ, दुश्मन नहीं कि तुम जैसे चोरों के घर उसकी शादी कराऊं। मसूद साहब एकदम जली कटी सुनाते हुए सरवर साहब की खूब बेइज्जती करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। इसके बाद मसूद साहब लैला की शादी जावेद से ही तय करा देते हैं। लैला उम्मीद लगाए बैठी थी कि कैस ने कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, तो वो कर देगा सब कुछ ठीक। वो खुद भी घर में मेलोड्रामा करके शादी रुकवाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके सुनने वाला कोई नहीं था। कैस शादी वाले दिन लैला के घर पहुंच जाता है और मसूद साहब से कहता है कि अगर मुझसे या मेरे अब्बू से कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, पर गुस्से में या ईगो में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करिए प्लीज। लैला और मेरे बीच का जो रिश्ता है वो हमारे बस के भी बाहर है, आप समझोगे भी नहीं और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप एक बार अपनी बेटी के बारे में सोचिए। मसूद साहब उसे भी दफा हो जाने को कह देते हैं, तो कैस कहता है कि मेरा बाप सही बोलता है, बात करने के लायक ही नहीं हो तुम बहुत ही छोटा आदमी है। पहले क्या हुआ वो सब लैला ने न देखा न सुना, लेकिन कैस ने जो कहा वो सुन लिया, तो उसे लगता है कि वो उसके पिता की बेइज्जती कर रहा है। कैस कहता कि आजा लैला मेरे साथ चल, पहाड़ों के पार जाने का टाइम आ गया है। लैला कहते कि तू तो मेरे बाबा के पैर पकड़ने वाला था ना, सब ठीक करने वाला था ना। सब सही कहते थे, एक मैं ही गलत थी, आखिर तू निकला अपने बाप का ही बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि तेरी असलियत सामने आ गई। तू पागल है कैस, बहुत झूठा है तू, कुछ नहीं है पहाड़ों के पार, झूठ है तेरी दुनिया और अब मैं इसका हिस्सा नहीं बनने वाली। मैं शादी करूंगी, अपनी मर्जी से करूंगी, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, गेट लॉस्ट। कैस कहता है ठीक है लैला, चल एक बार फिर छोड़ा तुझे, जब नहीं आता अब तू ही ढूंढ मुझे। अब कहानी यहाँ से 4 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कैस के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। कैस लंदन में रह रहा था, तो वो वापस आता है अपने पिता के अंतिम संस्कार में और अब वो मजनू बन चुका था। कैस कब्रिस्तान से ही निकल के वापसी करने वाला था, तो उसकी बहन और उसका पति उसे रोकने लगते हैं कि ऐसे मत जाओ, लोग क्या कहेंगे। कैस को रुकना नहीं था, तो वो कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी अकेले खाने का इरादा है क्या, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा क्या, अकेला वारिस है तू, अब तो खुदगर्जी छोड़ दो कैस, कभी तो दूसरों के बारे में सोचो। कैस समझ जाता है कि उन्हें उससे प्यार है या हमदर्दी है या लगाव है या ख्याल है, इसलिए उसे नहीं रोक रहे, बल्कि उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए इसलिए उसे रोक रहे हैं। तो वो कहता कि आप सब रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर एक शर्त है, आप दोनों बाबा के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। लोग सवाल करते कि क्यों नहीं आए, पर उन्हें प्रॉपर्टी ज्यादा प्यारी थी, तो दोनों लालची जनाजे में नहीं शरीक होते। प्रॉपर्टी के पेपर वर्क में 2-3 दिन तो लगने नहीं वाले थे, पर कैस जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। बाबा के मरने पर उसके आंखों से एक भी बूंद आंसू का नहीं टपका और ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो उसके दोस्त लोग पूछते हैं कि तू ठीक तो है ना। कैस कहता कि मैं तो ठीक ही हूँ और मरना तो सबको है ही एक दिन। बहुत प्रैक्टिकल होके बातें कर रहा था कैस, तो उसका दोस्त उस पर गुस्सा जाता है। कैस इसलिए जल्दी नहीं जाना चाहता था कि उसे लंदन में कोई काम है या अय्याशी रुक रही है उसकी, बल्कि इसलिए जाना चाहता था कि कहीं उसे लैला ना दिख जाए। वैसे उसे लैला दिखती रहती थी, उसके ख्यालों से निकलकर उसके सामने, तो मतलब इतने साल गुजरने के बाद भी वो उसे नहीं भूल पाया था। उसके दोस्त उसे ले जाते हैं अपने साथ पुराने दिनों की तरह मजा मस्ती करने, पर कैस के चेहरे पर हंसी खुशी का नामो निशान ही नहीं था। तभी कैस को वहीं पर लैला दिखती है, तो उसकी एक झलक पाते ही वो वहां से उठ के कहीं चला जाता है। हमें देखने मिलता है कि लैला की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। जावेद एमएलए बन चुका है और एक नंबर का बदतमीज बदमाश हो गया है। रोज दारू पी के घर आता और लैला को मारता पीटता भी था। लैला के पिता कुछ नहीं कह पाते, बस अपने फैसले पर पछताते रहते थे। लैला को जब पता चलता है कि कैस आया हुआ है, तो वो अम्बू से कहते हैं कि मुझे उससे मिलना है, वो दुख में होगा। अम्बू कहते हैं कि वो 4 साल से लंदन में है, वहाँ खूब अय्याशी करता होगा, मजे करता होगा, लेकिन लैला फिर भी उससे मिलने की इच्छा जताती है। कैस के दोस्तों को कैस पहाड़ों में कहीं पड़ा मिलता है, जो
जो कि बड़बड़ाए जा रहा था। तो डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो डिप्रेशन में है, इसका आप लोग ज्यादा ख्याल रखो। लैला फोन करके कैस को मिलने बुलाती है तो कैस दाढ़ी मूछे सब हटा के एकदम राजा बाबू बन के उससे मिलने जाता है। वो बहुत घबरा रहा था कि कहीं मैं बंदर तो नहीं लग रहा दाढ़ी मूछे हटा के, कहीं बेकार कपड़े तो नहीं पहन लिए, ऐसे ही ना जाने क्या क्या सोचे जा रहा था। कैस जैसे ही लैला को अपने सामने देखता है तुरंत बेहोश सा होने लग जाता है, इतने सालों बाद अपने प्यार को देखकर। अंबू ने लैला को जो जो बातें बताई थी कैस के बारे में वो सब झूठी साबित हो गई उसकी हालत देखने के बाद, कि आज भी वो लैला के प्यार में तड़प रहा है, उससे दूर रह के मर रहा है। कोई अय्याशी नहीं कर रहा, कोई मजे नहीं कर रहा वो, बल्कि जिंदा लाश बन के जी रहा है उसके बिना। लैला रोते जा रही होती है और कहे जा रही होती है कि बहुत गलत हो गया, सब गलत हो गया। लैला की जो हालत थी और जिस हालत में अंबू ने कैस को देखा उसे समझ आ गया कि उनका प्यार सच्चा है और वो एक हो जाएं तो ही अच्छा है। तो वो अब लैला को रोकने के बजाय कैस से बात करवाती है। लैला कैस से कहती कि हम चले जाएंगे कहीं यहाँ से बहुत दूर, तो कैस तुरंत सामान पैक करने लगता है। लैला बाहर निकल ही रही होती है कि तभी जावेद उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कैस से मिली थी। तो वो गाली गलौज करते हुए उसे मारने पीटने लगता है, पर लैला उसकी गुंडागर्दी नहीं सहने वाली थी। वो कहती है कि तुझे तो मैं कोर्ट में घसीटूंगी, तेरी इज्जत ना उतारी तो मेरा नाम भी लैला नहीं, चले जाने देता ना चुपचाप मुझे, लेकिन अब जाऊंगी तो तुझे बर्बाद करके। लैला कैस के पास जाती है तो कैस तैयार खड़ा था बैग वैग लेके जाने को। तो लैला उससे कहती कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमें तलाक दे रहे हैं। कैस कहता कि इन सब में तो बहुत टाइम लगता है, ये दुनिया है, इसकी अपनी दुनियादारी होती है। तो लैला कहती कि इस टाइम हम वो सब करेंगे जो किया करते थे। जावेद को ख्याल आता है कि अगर लैला का साथ छोड़ा तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो वो उसके घर जाता है उससे माफी मांगने, पर मसूद साहब उसे अंदर ही नहीं घुसने देते। जावेद मदीरा पीते हुए लैला के ऊपर गुस्साया जा रहा होता है और जब नशा सर चढ़ के बोलने लगता है तो वो अकेले ही गाड़ी लेके निकल पड़ता है। और फिर वो होता है जो होता है दारू पी के गाड़ी चलाने पर। गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। कैस का दोस्त कैस को ये खबर देते हुए कहता कि अब तो रास्ता साफ हो गया, अब कोई टेंशन ही नहीं बची। तो कैस कहता कि इतना आसान नहीं होता, सब दुनिया है, दुनियादारी होती है, सब इतना आसान नहीं होता। तो दोस्त कहता कि जब वही इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है इस दुनियादारी का। लैला सबसे छुप छुपा के भाग रही होती है, लेकिन अब वो उसे देख लेते हैं तो कहते हैं कि भागने की जरूरत नहीं है, तूने कुछ गलत नहीं किया है, थोड़े दिन रुक जाओ, इद्दत खत्म होने के बाद चली जाना उसके पास और शान से उसके साथ रहना। ऐसे जाओगी तो मेरी ही बदनामी होगी, लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लैला कैस के पास जाकर कहती है कि अब्बू सही कह रहे हैं, बस इद्दत तक ही तो रुकना है, तुम मेरा इंतजार कर सकते हो क्या। कैस जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ठीक है कर लूंगा, उसमें क्या है, कर लूंगा इंतजार। इंतजार, लंबा इंतजार, बस थोड़ा और इंतजार, तलाक का इंतजार, इद्दत का इंतजार, सामने खड़ी है फिर भी इंतजार, बस इंतजार। ये इंतजार पागल कर देगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं लंदन में ही था, दूर था तो तड़प तो थी मिलने की पर कंट्रोल था, लेकिन जब सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर हूँ तो खुद को रोक पाना मुश्किल है। क्या करूंगा अब इतने दिन, समझ नहीं आ रहा। जैद उसे पहलगाम में मौजूद फार्म हाउस ले जाता है मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन कैस लैला की याद में तड़पे जा रहा था, पगलाए जा रहा था कि वो उसे मिल गई पर फिर भी उनके बीच दूरियां हैं। कैस अब अकेले बैठे खुद से ही बातें करना शुरू कर देता है, जो लैला उसके ख्यालों से निकलकर 4 सालों से उसे दिखा करती थी हर जगह, अब उसी से उसने बात करना शुरू कर दिया था। जैद को खबर मिलती है कि मसूद साहब ने जमीन के ऊपर जो केस किया था वो वापस ले लिया है, तो वो चला जाता है उसका काम देखने कैस को यहीं छोड़कर। कैस अब एकदम आजाद हो गया था अपनी ख्याली लैला के साथ कितनी भी बातें करने, कहीं भी जाने के लिए। तो वो पूरा समय पहाड़ों में इधर से उधर उसके पीछे पीछे घूमता रहता, बातें करते रहता और इसी में खुश रहता। जो लोग उसे देखते यही सोचते कि ये पागल है क्या जो ऐसे खुद से ही बातें किया करता है। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे थे क्योंकि वो कभी भी कुछ भी हरकत कर देता था। जैद को जब कैस की हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो वापस आ जाता है, तो कैस सबका हाल चाल लेता है पर लैला के बारे में कुछ नहीं पूछता ही क्यों, वो तो हमेशा उसी के साथ रहती थी। तो उसे कमी महसूस होना बंद हो गई थी लैला के ना होने की, क्योंकि उसके लिए तो वो हर समय हर जगह थी। जैद पूछता है कि आखिर आप किससे बातें
करते रहते हो, क्या चल रहा है? तो कैस कहता कि दिक्कत ये नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, दिक्कत ये है कि मैं पिछले 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। पर अब जो कर रहा हूँ, जिस भी तरीके से यहाँ पहुंचा हूँ, खुश हूँ मैं। तो ये अच्छी बात है ना, इंतजार नहीं कुछ नहीं, इसलिए तुम अब जाओ, मुझे यहीं रहने दो। कैस की जो बातें थी उससे जैद को समझ आता है कि कैस का दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है, तो वो उसके साथ ही रुकने को कहता है, जिस बात से कैस गुस्सा जाता है कि लोग उसे पागल समझ रहे हैं। कैस के लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, उसे नहीं फील हो रहा था कि वो क्या हरकतें कर रहा है, उसका दिल और उसका दिमाग क्या खेल खेल रहे हैं उसके साथ। जैद कैस को कमरे में बंद कर देता है तो कैस खिड़की से भाग निकलता है और सोचने लगता है कि कहाँ जाएं हम लोग, ये गांव वाले देख ही ना पाए। कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे तो कैस वहीं खड़े होकर लैला से बातचीत करने लगता है जोर जोर से, तो उन सबकी नमाज खराब हो जाती है तो वो उसे पीटने लगते हैं। एक आदमी कहता है जाने दो उसे, पहले से ही मजनू मालूम पड़ता है, तो वो उसे धक्के देके भगा देते हैं। कैस उनसे कहता है कि आपने मुझे क्यों मारा, मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो अपनी माशूक से बात कर रहा था इसलिए देख नहीं पाया, आप भी तो अपने माशूक से बात कर रहे थे तो आपने मुझे कैसे देख लिया। ये बात उन्हें बहुत बुरी लग जाती है तो वो लोग उसे पत्थर मार के भगाने लगते हैं, तो एक पत्थर उसके सर पर लग जाता है और खूब सारा खून बहने लगता है। कैस दर्द से करहाता नहीं बल्कि चिल्लाते हुए, जोर से हंसते हुए, पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहां से चला जाता है। वो भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है और भागते भागते पहुंच जाता है जंगल से भरे पहाड़ों के बीच, जहां उसे लैला दिखाई पड़ती है। फिर वो उसी के साथ बातें करना, उसी के साथ घूमना फिरना, खेलना कूदना, इधर उधर भागना दौड़ना करता रहता है। काफी देर तक कैस के वापस न आने पर जैद उसे ढूंढने निकल लेता है। लैला को ठंड लगती है तो वो लैला को एक गुफा में ले जाता है और उसे अपनी जैकेट उड़ाता है, और ठंड भगाने के लिए वो दूसरों के घर से कपड़े चोरी करने लगता है, तो गांव वाले उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। असली लैला को जब पता चलता है कि किसी ने कैस को पत्थर मारा तो वो वहां जाकर सबको खूब गरियाती है। कैस की टेंशन में लैला खाना पीना सब भूल जाती है। कैस का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था, दुकानदारों को डरा के उनके यहाँ से सामान चुरा लेता था, अपने लिए नहीं लैला को खिलाने के लिए। उसे खाली झोपड़ी दिखती है तो उसे पहाड़ों के पीछे वाला घर समझ के लैला के साथ रहने लग जाता है। जब घर का मालिक आता है तो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। पूरा गांव उसका ये पागलपन देख रहा था और सब उससे डरने लगे थे। एक दिन गांव वाले उसको मिल के पकड़ने आते हैं तो वो खाई से नीचे कूद जाता है, लेकिन गनीमत थी कि नीचे नदी थी तो वो बच जाता है। कैस जैद को मिल जाता है पर उसकी हालत देख यकीन नहीं कर पा रहा था कोई कि ये कैस ही है। भागते दौड़ते लैला उससे मिलने आती है तो कैस उसे बस देखे जा रहा होता है, जैसे पहचान ना पा रहा हो। तो उसका दोस्त कहता कि ध्यान से देखो लैला आई है। कैस गुस्सा जाता है कि अब तू मुझे बताएगा कि लैला आई है, हर रोज आती है, हर जगह होती है, तो क्या बात हो गई, लैला आई है। लैला कुछ बोलने की कोशिश करती है तो कैस कहता कोई नहीं समझेगा, मत बोलो कुछ। मतलब वो असली लैला को भी अपनी ख्यालों वाली लैला समझ रहा था। दोस्त कहता कि होश में आओ, देखो तो कौन है। तो कैस कहता पता है मुझे कौन है, ये लैला है। तो फिर वो कौन है, और वहाँ भी तो लैला है और यहाँ भी तो लैला है ना। इस तस्वीर में, दीवारों में, मेरी सांसों में, मुझ में, तुझ में, हर जगह बस एक ही नाम, लैला, लैला, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बस यही बड़बड़ाया जा रहा होता है तो जैद उसे चुप कराने लगता है। तो लैला कहती कि रहने दो, कुछ मत कहो। अम्मू लैला से कहती कि तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो लैला कहती कि सब ठीक है, वो बस आगे बढ़ चुका है तो मुझे भी आगे बढ़ना होगा। लैला जैद से कहती कि अब एक आखिरी एहसान और करना होगा तुम्हें। जिंदगी बहुत लंबी होती है पर हमेशा के लिए नहीं होती, खत्म भी हो जाती है। अगर उससे पहले मेरा वक्त आ गया तो उसे मेरे मजार पर ले आना, उसी चश्मे के नीचे, और उससे कहना कि फलक की ओर देखे। लैला घर जाती है और कैस के साथ बिताए अच्छे वक्त को याद करते हुए जहर खा लेती है। उसके हाथ में वो चिट्ठी थी जिसमें कैस ने लिखा था कि जब मैं नहीं आता अब तू ही ढूंढ मुझे। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है पर वो नहीं बच पाती। कैस को कमरे में बंद करके रखा गया था तो वो झटपटा रहा होता है बाहर निकलने के लिए। जैद रोते हुए उसके पास आता है और कैस समझ जाता है कि क्या हुआ है। कैस कब्रिस्तान की ओर भागता है और होता वही है जो उसका दिल और दिमाग अब तक करते आ रहा था। उसे लैला दिखाई पड़ती है तो वो उसके पीछे भागता है, लेकिन किसी चीज से टकरा के उसका सर एक कब्र की पत्थर पर जा लगता है और वो कब्र थी
लैला की। लैला उसे दिखाई दे रही थी ऊंचाई पर बैठी हुई, उसके माथे से खून बहे जा रहा था और वो बेहोश हो रहा था, लेकिन वो बस मुस्कुराते हुए लैला को ही देखे जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि बचपन में लैला को जो बच्चा भालू का मुखौटा पहने दिखाई पड़ता था वो कोई और नहीं कैस ही था। वो इयररिंग जो कैस की गाड़ी में टंगी थी, जो कि उसे बचपन में मिली थी, वो लैला की थी। यानी कि इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत इनके बचपन से ही हो गई थी। हमें दिखाया जाता है कि अब उन दोनों की आत्माएं वो सब कुछ कर रही हैं जो वो करना चाहते थे, साथ रहकर। कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं, बस घूमना फिरना मौज करना। आखिर में लिखा आता है कि इसके बाद वो खुशी खुशी जीने लगे और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमें देखने मिला कि प्यार में पागल हो जाना क्या होता है, प्यार की गहराई कितनी गहरी हो सकती है, यह हमने इस फिल्म से जाना। हमने जाना कि जब प्यार सच्चा हो और एक इंसान से हो तो उस इंसान के अलावा आपको और कोई नहीं दिखता। उसके दूर जाने पर भी आपको बस वही नजर आता है और आप उसी की यादों के सहारे अपनी जिंदगी या तो बिता देते हैं या तो मजनू बन जाते हैं, कैस की जैसे। दिक्कत कैस के साथ ये हो गई कि जब लैला ने उसे शादी वाले दिन भगा दिया तो वो चला तो गया, लेकिन वो लैला को अपने दिल और दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया। उसकी ही यादों में खोया रहा, उसे हर तरफ वही दिखती रहती थी, पर उस वक्त बहुत कम था उसका दिखना। दिक्कत तब ज्यादा बढ़ी जब वो दोबारा मिल गए और फिर से शुरू हुआ उससे दूर रहने का सिलसिला। उसके पास आने के बाद भी उसके दिमाग में चलने लगा कि जब दूर ही रहना है तो उसी लैला के साथ क्यों ना रहूं जो हमेशा मेरे पास रहती है। वो कभी दूर नहीं जाती, उसे दुनियादारी से नहीं मतलब, बस वो मेरे साथ रहती है और कहीं भी नहीं जाती। तो फिर उसने अपनी ख्याली लैला का साथ पकड़ा और उसी के साथ रहना शुरू कर दिया। उसके लिए सब सही था, सब बढ़िया था, पर आम इंसान के लिए यह समझना मुश्किल था कि वो किससे बातें करता रहता है। एक पागल को कभी नहीं लगता कि वो पागल है, बल्कि उसे तो सब सही ही लगता है और अपने आप को वो सबसे ज्यादा समझदार समझता है। तो कैस भी यही समझता है कि बाकी सब बेवकूफ हैं, उसे नहीं समझेंगे, उसकी खुशी से जलते हैं सब। अब ये फिल्म कई लोगों को बहुत दर्द भरी, बहुत दिल को छू जाने वाली भी लग सकती है और कुछ लोगों को बहुत ही बकवास और ओवर ड्रामेटिक भी लग सकती है। अच्छी ये सोचकर कि एक लड़का एक लड़की के लिए सब न्यौछावर करने को तैयार हो गया, सिर्फ उसी से प्यार किया, सिर्फ उसी के ख्यालों में रहा। ऐसे लड़के मिलते नहीं जमाने में कि लड़की के पीछे अपना सब छोड़ दो। तो जो सैक्रिफाइस किया कैस ने अपने प्यार के खातिर और पागल हो गया उसके लिए, वो देख के लोगों का दर्द छलक आया उसके लिए कि प्यार हो तो ऐसा हो। बेकार बकवास इसलिए लग सकती है क्योंकि ऐसा होता नहीं है जैसे हमने कैस के साथ होते देखा, और मेरे ख्याल से किसी एक इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी नहीं झोंक देनी चाहिए और बेवकूफी करने के बजाय थोड़ा समझदारी से भी काम लेना चाहिए। वैसे कैस के पास शायद कोई और था नहीं जैद के अलावा। पिता चल बसे, बहन लालची हो गई और जैद ही बचा जो कि साथ दे रहा था उसका हर सिचुएशन में। कैस को अपने दिमाग की भसड़ को कंट्रोल कर लेना चाहिए था थोड़ा, और इंतजार कर लेता थोड़ा, और फिर शायद सब कुछ सही हो जाता, मिल जाती उसे उसकी लैला और नहीं बनता वो मजनू। लेकिन उससे बस इंतजार ही नहीं हो पा रहा था। मतलब कि इतने 4 साल वो इंतजार कर लिया, लेकिन बस 5-10 दिन और इंतजार करना था, वो इंतजार उससे नहीं हो पाया। ऐसा फील होता है जैसे जबरदस्ती उस प्लॉट को डाला गया कि वो पागल हो रहा है। अगर असल जिंदगी में ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे लगता है कि कर लेगा इंसान इंतजार अपने प्यार का, पर शायद कैस को ये लगा कि ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहेगा और वो लोग कभी साथ नहीं हो पाएंगे। बस यही एक चीज है जो कि शायद उसे पागल होने पे मजबूर कर देती है, कभी भी एक न हो पाने का डर और खुद में ही खुशी ढूंढकर जीने लगना। इतनी खुशी कि उसे अपने प्यार से भी मतलब नहीं रहा। एक सवाल मन में ये भी आता है कि पागल होना था तो कैस ही क्यों पागल हुआ, लैला क्यों नहीं हुई? प्यार तो लैला को भी था ना, इंतजार तो उसको भी करना था, तो उसे पागलपन सवार क्यों नहीं हुआ? ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि लैला को उतना प्यार नहीं था जितना कैस को था उससे। कैस ने आंख मूंद के लैला से प्यार किया, वो सही है या गलत उसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया। कैस अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, पर लैला बाकियों का भी सोचती थी, जैसे पिता का मान सम्मान, इज्जत और समाज, इन सब की फिक्र थी उसे। ऐसा नहीं कह रहा कि ये गलत बात है कि मान सम्मान नहीं रखना चाहिए पिता का अपने और सेल्फ रिस्पेक्ट खो देनी चाहिए, लेकिन ये एक वैलिड पॉइंट है। कैस सब कुछ करने को तैयार था, उसे इंतजार नहीं करना था, उसे कुछ नहीं करना था, उसे किसी और के बारे में सोचना ही नहीं था, लेकिन लैला सोच रही थी। शादी वाले दिन भी उसने कैस की एक नहीं सुनी और अपनी ही करी, और इंतजार वाले दिन भी उसने एक सीन क्रिएट कर दिया। अगर ये सब ना किया होता तो लैला और मजनू मतलब कैस दोनों पहले ही एक हो चुके होते।
दूसरी चीज कि लैला को सपोर्ट करने के लिए लैला के परिवार में लोग थे, बातें करने के लिए, उसे समझाने के लिए, लेकिन कैस के पास कोई नहीं था। उसका भाई था पर वो जब चला गया तो कैस अकेला हो गया और फिर उसकी दिमागी भसड़ उस पर हावी हो गई। जब जैद वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ना जाता उसे छोड़कर, हर पल उसके साथ रहता, उसे समझाता, उसका ख्याल रखता तो शायद कैस इतना पागल नहीं होता। मेरे ख्याल से लैला मूव ऑन कर चुकी थी थोड़ा बहुत। जैसे उसकी जिंदगी चल रही थी शायद उसने मान लिया था कि ऐसे ही जीना है, पर कैस उसे कभी नहीं भूला और कोई और उसकी जिंदगी में आया भी नहीं जिसके साथ वो नई दुनिया बसा सके। हो सकता है कि लैला को भी याद आती रही होगी, पर हमें ऐसा कोई सीन दिखाया नहीं गया कि इन 4 सालों में वो कैस को याद करके तड़पी हो या रोई हो। ये फिल्म अधूरी प्रेम कहानी लैला मजनू पर आधारित है। लगभग यही कहानी थी तो उसी से इंस्पायर होके इस फिल्म को बनाया गया है। मजनू का मतलब होता है पागल, तो जब कोई प्यार में पागल होने लगता है तो उसे लोग मजनू कहना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म के गाने, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन सब कुछ काफी अच्छा है। फर्स्ट हाफ देख के आपको अच्छा फील होता है, आप खुश होते हो उनकी प्यार की कहानी की शुरुआत होते हुए देख के, लेकिन सेकंड हाफ में आते ही दुख की बौछार आ जाती है और आप बस अफसोस के साथ बैठे होते हो कि क्यों ये खत्म हुई इस तरह से फिल्म। एक्टिंग की बात करें तो अविनाश और तृप्ति दोनों ने अच्छा काम किया है। इन दोनों की एक्टिंग, डायरेक्शन और बेहतर स्क्रीन प्ले की वजह से ये फिल्म अच्छी बनी और आज लोग इसे अंडररेटेड मास्टरपीस मानते हैं। कुछ लोग इसे हॉरर फिल्म भी कहते हैं। हर कोई चाहता है कि उनका प्यार लैला मजनू, हीर रांझा जैसे सच्चा और पक्का हो कि जिए भी तो साथ में और मरे भी तो साथ में। प्यार में पागल हो जाना कोई बहुत अनोखी या बड़ी बात नहीं है और जरूरी नहीं कि लड़की से प्यार करना ही प्यार होता है। किसी के लिए उसकी पढ़ाई प्यार है, किसी के लिए करियर, तो किसी के लिए परिवार या किसी के लिए उसकी नौकरी। कई लोगों को देखा गया है अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति समर्पित होते हुए, और जब उन्हें वो नहीं मिलता जो उन्होंने चाहा था तो वो पागल हो ही जाते हैं। हाँ, लेकिन प्यार के चक्कर में खुद की जान दे देना, ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं भाती। आप किसी एक चीज के लिए मर जाते हो बिना ये सोचे कि आपके लिए कोई और भी जिंदा है जो आपके मरने पर जीते जी मर जाएगा। वो है आपके माँ बाप, आपकी फैमिली। और अगर ये भी नहीं है तो कोई ना कोई चीज होती ही है जिसके लिए आपको जीना है। आप जी सकते हैं, कोई और वजह बनाइए जिससे आपको जीने की एक राह मिले, लेकिन मरना ऑप्शन नहीं होता। समझ गए ना? जिंदा रह के अपने प्यार के लिए सब कर जाओ तब सही है। अगर प्यार नहीं रहा तो उसकी अच्छी यादों के साथ जी के दिखाओ तो सही है। प्यार में मर जाना आसान है मगर प्यार के ना होने पर जी जाना मुश्किल, तो शायद इसीलिए लोग आसान रास्ता चुनते हैं। वैसे एक बात समझ नहीं आई, लैला ने कैस को थोड़ा और रुकने को इसलिए कहा क्योंकि उसके पिता ने कहा कि इद्दत का टाइम बीत जाने दो वरना सब बातें बनाएंगे। अब उसने अपनी जान दे दी तो क्या अब बातें नहीं बनेंगी? क्या मरने से पहले उसे अपने अब्बू का ख्याल नहीं आया कि उनका क्या होगा, उन्हें लोग क्या कहेंगे? अगर तब नहीं आया तो उस वक्त भी नहीं आना चाहिए था ख्याल और चले जाना चाहिए था कैस के पास समाज के नियम कानून को ना मानते हुए। और क्यों इतना सोचना था रस्मों के बारे में जब सबको पता था कि जावेद कैसा इंसान था, तो जरूरी था भी नहीं रस्म निभाना। और चलो कैस पागल हो भी गया तो क्या उसका इलाज नहीं कराया जा सकता था? अगर उसे मेंटल असाइलम में भेजा जाता, उसका इलाज शुरू होता तो शायद सुधार हो सकता था। ऐसा भी नहीं कि पैसों की कमी थी, पैसों की भरमार थी, तो अच्छे से अच्छी जगह इलाज होना संभव था। ये भी एक ऑप्शन था, लेकिन प्यार में इंसान थोड़ा सा नासमझ भी हो जाता है कि वो प्रैक्टिकली सोचना ही भूल जाता है और मेलोड्रामा करता है जिसे हम पागलपन और बेवकूफी का नाम देते हैं। वैसे लैला ने अब्बू की झूठी कसम खाई फिर भी वो जिंदा रह गए। भाई ऐसे कैसे हो गया? कसम तो ब्रह्मास्त्र का काम करता है ना जब किसी से बात मनवाना हो तो, और झूठी कसम खाओ तो वो मर जाता है इंसान जिसकी कसम खाओ। अब अब्बू तो मरे नहीं लेकिन बेचारी लैला मर गई, कसम रिवर्स में काम कर गई। तो मुझे लगता है कि इस सीन में थोड़ा उल्टा हो गया कि जिसकी कसम खाते हैं वो नहीं मरता, जो कसम खाता है वो मर जाता है। क्या पता ऐसा भी कुछ होता हो। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं वरना बहुत लंबी होती चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस नौटंकी कर रहा हूँ। जल्दी से आप चाहिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।